मुल्क के दिवालिया होने का मतलब क्या होता है, पाकिस्तान की मईशत के इस वक्त क्या हालात हैं और अगर मुल्क दिवालिया हो जाए तो उसके रहने वालों पर क्या असरात पड़ते हैं, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। दिवालिया होने का मतलब क्या है? अगर आप किसी बैंक से कर्ज लें जो आपने एक खास मुद्दत के बाद बैंक को सूद समेत वापस करना हो, लेकिन आपके माली हालात इस बात की इजाजत ना दें और आप बैंक को कर्ज या उस पर सूद वापस ना कर पाएं, तो इसका मतलब है कि आप दिवालिया हो चुके हैं और बैंक आपको डिफॉल्टर करार दे देता है। यही मामला ममालिक के साथ होता है कि जब वो रकम की अदायगी ना कर सकें तो या वो खुद दिवालिया होने का ऐलान कर देते हैं और या फिर उनको दिवालिया करार दे दिया जाता है। तरक्की पजीर ममालिक को अपनी माली जरूरियात पूरी करने के लिए अक्सर कर्जों का सहारा लेना पड़ता है, मसलन कोई बड़ा मंसूबा चलाने के लिए, अपना खसारा पूरा करने के लिए या फिर जो इम्पोर्ट्स की जाती हैं उनकी पेमेंट के लिए। ये कर्जा किसी दोस्त मुल्क से भी लिया जा सकता है या किसी बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे मसलन वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या IMF से। कर्जा देने वाला मुल्क या इदारा कर्जे के साथ वापसी की शराइत की एक लिस्ट देता है। ये लेन देन फॉरेन करेंसी खसूसन डॉलर्स में होता है। कर्जों के इस बोझ से मुल्क की मईशत कमजोर होती है और जब ये कर्ज उस पर लागू सूद या इम्पोर्ट्स की पेमेंट करनी हो और मुल्क के रिजर्व्स कम हो तो वो माली बहरान का शिकार हो जाते हैं और बिलाखिर ऐसा वक्त आ जाता है जब कर्ज वापसी की किस्त, सूद या इम्पोर्ट्स की पेमेंट नामुमकिन हो जाती है। इस सूरत में मुल्क को दिवालिया करार दिया जा सकता है। ऐसे में या तो कर्ज या सूद का मुतालबा करने वालों से मजीद मुद्दत मांगी जाती है या कहीं और से कर्ज लेकर पेमेंट्स क्लियर की जाती हैं। और अगर ऐसा ना हो सके तो हुकूमती सतह पर ये ऐलान कर दिया जाता है कि मुल्क के पास इस कर्जे की वापसी या दरामदाद के पैसे नहीं हैं और मुल्क बैंकरप्ट या दिवालिया हो चुका है। याद रहे कि जब तक गवर्नमेंट लेवल पे अनाउंस ना किया जाए कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो चुके हैं और हम कोई भी पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं रहे, तब तक मुल्क को डिफॉल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता। जो ममालिक माली बहरान का शिकार हों, उनके पास लोकल या फॉरेन करेंसी में पैसा इकट्ठा करने के कई अरेंजमेंट्स होते हैं। मसलन वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से फॉरेन करेंसी में कर्ज लिया जा सकता है। सरमाया इकट्ठा करने के लिए दूसरा तरीका बॉन्ड्स का इजरा भी हो सकता है। बॉन्ड्स का इजरा लोकल या फॉरेन दोनों करेंसीज में होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF भी फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए कर्ज फराहम करता है, लेकिन फिर भी कुछ इकदामात ऐसे हैं जो मुल्की सतह पर करने जरूरी हैं। मसलन सरकारी इखराजात और इम्पोर्ट्स में कमी, एक्सपोर्ट्स ज्यादा करना, सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाना और नए कारोबार को फरोग देना। डिफॉल्ट करने की कई वजूहात हैं, जिसमें सबसे बड़ा हाथ करंट अकाउंट खसारे का है, यानी मुल्क की एक्सपोर्ट्स से आमदनी कम है और इम्पोर्ट्स के इखराजात ज्यादा हैं, जिसे तिजारती खसारा कहा जाता है। जब इखराजात आमदन से ज्यादा हो जाएं तो इसे इकोनॉमिक्स की टर्म्स में नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स का नेगेटिव होना कहा जाता है, यानी लायबिलिटीज ज्यादा और एसेट्स कम। इससे ज़र मुबादला के ज़खायर यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कमी आती है, क्योंकि मुल्क में मौजूद डॉलर्स से मुल्क की पेंडिंग पेमेंट्स क्लियर कर दी जाती हैं। इसके अलावा डिफॉल्ट की एक बड़ी वजह बैरूनी कर्जों का भारी बोझ है। अंदरूनी कर्जों से मुल्क यूजुअली डिफॉल्ट नहीं करता, क्योंकि वो पेमेंट्स लोकल करेंसी छाप कर की जा सकती हैं, लेकिन बैरूनी कर्जे फॉरेन करेंसी बिलखसूस डॉलर्स में देने होते हैं, जिनकी अपनी रकम के साथ सूद भी बढ़ता चला जाता है और फिर इन कर्जों या सूद की अदायगी के लिए मजीद कर्जा लिया जाता है और ये सिलसिला मुल्क की मईशत को दीमक की तरह खा जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद बहुत कम ऐसा होता है कि कोई मुल्क खुद को दिवालिया डिक्लेयर कर दे। आम तौर पर या तो कर्ज का मुतालबा करने वालों से निगोशिएट कर लिया जाता है, यानी कुछ डिस्काउंट मिल जाता है या वापसी की मुद्दत में तौसी करा ली जाती है। ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि दिवालिया करार दिए जाने वाले मुल्क को लोकल और इंटरनेशनल लेवल पे काफी सारे साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। अगर इंटरनेशनल इफेक्ट्स की बात करें तो दिवालिया डिक्लेयर होने वाले मुल्क की साख बैनुल अक़वामी बरादरी में बुरी तरह मुतासिर होती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज डिफॉल्ट करने वाले मुल्क की क्रेडिट रेटिंग कम कर देती हैं और फिर किसी भी मुल्क या इदारे से कर्जों का हसूल मुश्किल हो जाता है और या उन ममालिक को दिए जाने वाले कर्ज पे शरह सूद हद से ज्यादा बढ़ा दी जाती है। ऐसे मुल्क अपनी जरूरत पूरी करने के लिए इम्पोर्ट्स भी नहीं कर पाते।
पाते क्योंकि उन पर ट्रेड बैरियर्स इम्पोज कर दिए जाते हैं। उस मुल्क की मईशत और करेंसी से बाकी ममालिक का एतमाद उठ जाता है। दिवालिया होने के कुछ सख्त नताइज भी हैं, मसलन मुल्क का तिजारती सामान मुल्क से बाहर जहाँ भी हो उसे जब्त किया जा सकता है या उस मुल्क के जो भी फॉरेन एसेट्स हों उन्हें फ्रीज कर दिया जाता है। मुल्क के अंदरूनी असरात की बात करें तो इंटरेस्ट रेट यानी शरह सूद में इजाफा हो जाता है। इससे लोगों के लिए कारोबारी कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है और इससे मुल्क की मईशत मुंजमद हो जाती है और नए कारोबार शुरू करना भी नामुमकिन हो जाता है। जब मुल्क में फॉरेन रिजर्व्स कम हो जाएं तो फॉरेन करेंसी की कदर बढ़ जाती है। मसलन पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर रोज बरोज महंगा हो रहा है। इससे मुल्क की अपनी करेंसी की कदर कम हो जाती है, जिसके नतीजे में महंगाई उतनी ही तेजी से बढ़ती है। डिफॉल्ट करने की अफवाहों के बाद लोग लोकल बैंक से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे बैंकिंग इंडस्ट्री भी बहरान का शिकार हो जाती है। इसमें लोगों का एतमाद लोकल बैंक से उठ जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है क्योंकि हुकूमत के पास लोगों को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होते। टैक्स कलेक्शन बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाती है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है क्योंकि इन्वेस्टर्स अपना पैसा मार्केट से निकाल लेते हैं। दिवालिया होने के ये सारे असरात एक तरफ, लेकिन फिर भी डिफॉल्ट करने का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि उस मुल्क की मईशत फिर कभी उठ नहीं सकती। लेकिन इसलिए जरूरी है कि डिफॉल्ट करने के बाद एक अच्छा इकोनॉमिक प्लान होना चाहिए जिससे मुल्क को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा किया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1950 के बाद 147 ममालिक मुख्तलिफ मौके पर दिवालिया हो चुके हैं। कुछ अरसा पहले हमने श्रीलंका को डिफॉल्ट होते देखा, जो कि उसके बाद भी अपनी मईशत को ऊपर लाने में नाकाम रहा। अगर हम स्टैट्स का जायजा लें तो डिफॉल्ट करने वाला मुल्क श्रीलंका अपने फिगर्स में पाकिस्तान से बहुत बेहतर था, लेकिन करप्ट सियासी निजाम, गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज उसे ले डूबी और फिर कर्जों की अदम अदायगी के बायस मुल्क को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया गया। कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिन्होंने एक से ज्यादा दफा डिफॉल्ट किया, मसलन अर्जेंटीना और इक्वाडोर। आज अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन 1840 में वो भी दिवालिया हो चुका है, जब उसकी 26 में से 19 स्टेट्स ने खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया था। इसी तरह रूस, जापान और जर्मनी भी तारीख पे किसी न किसी मौके पर बैंकरप्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात ने मुल्क के अंदर और बाहर पाकिस्तानियों में खासी हलचल मचा रखी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा? तो इस बात के बहुत कम इम्कानात हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क 75% है, जो कि पाकिस्तान कर्जों की अदायगी की तयशुदा शराइत पर पूरा ना उतरने के इम्कानात को जाहिर करता है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल वक्त में गुजर रहा है, लेकिन फिर भी माहिरीन के ख्याल में पाकिस्तान इस फाइनेंशियल क्राइसिस से जल्द निकल आएगा। पाकिस्तान तकरीबन टोटल 100 अरब डॉलर्स का कर्जदार है, जिसमें से 70 से 75 बिलियन डॉलर्स अगले 3 साल में अदा करने हैं, जिसमें से 16 बिलियन डॉलर्स इसी साल अदा करने होंगे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त बहुत कम हैं, जो तकरीबन 7 बिलियन डॉलर्स हैं, जिनसे जरूरी अशिया की 36 दिन की इम्पोर्ट्स अफोर्ड की जा सकती हैं और इनसे कर्जों की अदायगी और इम्पोर्ट्स की पेमेंट बहुत मुश्किल है। इन हालात से निकलने के लिए पाकिस्तान को मौजूदा कर्जों की मुद्दत तौसी कराने की जरूरत है और इसके साथ साथ जिन ममालिक या इदारों से कर्ज लिया गया है उनके साथ बैठकर मामलात तय करने चाहिए, जिसमें डिस्काउंट, अकसात या शरह सूद में कमी शामिल है। इसे रिस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है। इसके अलावा IMF, वर्ल्ड बैंक या बाकी दोस्त ममालिक से मजीद कर्जे भी लिए जा सकते हैं, लेकिन यकीनन ये मुआशी बहरान से निकलने का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मौजूदा फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के बाद पाकिस्तान को अपनी मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कुछ इकदामात करने होंगे। पाकिस्तान में काफी इदारे ऐसे हैं जो इस वक्त तहकीक में मसरूफ हैं कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी लाने के लिए हुकूमती सतह पर कौन सी पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए। मसलन पाइड के रिसर्चर्स का कहना है कि पाकिस्तान में हमेशा एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है। मसलन हमारे दौर में इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट कम हुआ और फलां पार्टी के दौर में ये दोनों फिगर्स ज्यादा हुए। हालांकि हमें उन फैक्टर्स को कंट्रोल करना चाहिए जो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें और उसके नतीजे में इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट खुद ब खुद कंट्रोल्ड रहेंगे। हमें इन दोनों फिगर्स को डायरेक्टली कंट्रोल करने की बजाय मार्केट ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। मसलन लोगों को कारोबार करने में सहूलत दें, मार्केट में लेन देन को आसान बनाएं। वो सरकारी इदारे जो मुल्क को नुकसान दे रहे हैं उनकी निजकारी यानी प्राइवेटाइजेशन करें। टैक्सेस के निजाम को इतना सादा और आसान बनाएं कि लोगों का टैक्स देने की तरफ रुझान बढ़े और यही रास्ते हैं जिनसे पाकिस्तान की मईशत आने वाले सालों में मजबूत हो सकती है।